नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एग्ज़ाम में अब इतना समय नहीं बचा है कि बातों में टाइम वेस्ट किया जाए, और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? नहीं वाले प्रश्न रीट में अधिक पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है, विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चौथा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। डी वाला कथन गलत दे रखा है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसके साथ दो कथन और पूछता है, ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन। ये तीनों चीज़ें उल्टी दे देता है और गलत कथन में डाल देता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पहला है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण ये शब्द जीन पियाजे से नहीं बल्कि लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ शब्द है सामाजिक। प्रश्न नंबर 3 है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा है कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, पहला श्रृंखलागत अधिगम का, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, तीसरा प्रत्यक्ष अधिगम का, या उपरोक्त सभी का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ये श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, पहला है विधेयात्मक यानी धनात्मक प्रशिक्षण अंतरण, दूसरा है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, तीसरा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। यहाँ आप एक बात समझ लीजिए, अगर कोई पिछली चीज़ नई चीज़ सीखने में सहायता करती है तो वहाँ धनात्मक प्रशिक्षण अंतरण होता है, और अगर कोई पुरानी चीज़ नई चीज़ सीखने में बाधा उत्पन्न करती है तो वहाँ ऋणात्मक होता है, और कोई पुरानी चीज़ नई चीज़ को सीखने में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है तो वहाँ शून्य प्रशिक्षण अंतरण होता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? पहला है, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। कुछ रुचियाँ जन्मजात होती हैं और कुछ रुचियों को हम अर्जित करते हैं। दूसरा है, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था में हमें खिलौनों से खेलने में रुचि होती है, और जब हम बड़े होते हैं तो हमारी रुचियाँ बदल जाती है, यानी बी कथन भी बिल्कुल सही है। रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कुछ लोग क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी उनकी रुचि क्रिकेट देखने में होती है, तो रुचियाँ योग्यता एवं क्षमताओं से संबंधित नहीं होती, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। एकमात्र ऑप्शन बचा, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। ये कथन गलत दे रखा है। रुचियाँ व्यवहार एवं आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है?
पहला है इदम, दूसरा है परम अहम, तीसरा है अहम, चौथा है इदम और अहम दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है इदम। इस प्रश्न को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको कि अगर मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य के अंदर अहम जरूर आ जाता है। यानी अगर मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर इदम आता है, और अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके अंदर अहम जरूर आ जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अनगिनत बार पूछा जा चुका है। पहला है 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। एक सप्ताह में एक शिक्षक को 45 घंटे बच्चों को पढ़ाना है। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। तीसरा, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। चौथा, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसीलिए एनसीएफ 2005 शांति शिक्षा को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 9 है, विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अभिप्रेरणा और अनुभव के कारण मनुष्य में होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का। दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। तीसरा, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में एक उद्दीपन होता है। यहाँ उद्दीपन है बिजली का कड़कना। बिजली की आवाज़ से बच्चा उछलने लगता है, यानी उद्दीपन का कार्य बिजली की आवाज़ कर रही है। प्रश्न नंबर 11 है, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? यहाँ भी नहीं वाला प्रश्न है। पहला है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दूसरा है किसी विचार को दोहराना एवं दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। तीसरा है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। चौथा, संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। दबाव हमें बच्चों पर कभी नहीं डालना है, लेकिन दोहराना और दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना ये भी कभी कभी नकारात्मक की श्रेणी में आता है। लेकिन इन दोनों में से जो ज़्यादा नकारात्मक है वो है बच्चों पर दबाव बनाना। ये चीज़ नकारात्मक है और प्रश्न भी नकारात्मक पूछा गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 12 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा गया है। ये दूसरा कथन है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो
उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरक है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। पहला है गुण सिद्धांत, दूसरा है प्रकार सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा है व्यवहारवाद सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मन की बात इंसान के अंदर छिपी रहती हैं और इंसान मन से ही चेतना करता है। आप इस चीज़ से इसको याद भी रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? पहला है प्रक्षेपण, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण, चौथा है उदात्तीकरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विस्थापन। विस्थापन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना और बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? पहला तरीका है सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है रुचियों की भिन्नता, चौथा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। प्रश्न नंबर 16 है, कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है? पहला, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, दूसरा ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं या ऐसे अभिभावकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सरकार निर्धारित करती है कि कौन बच्चा कमजोर वर्ग का है। प्रश्न नंबर 17 है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है? पहला, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, दूसरा विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, तीसरा वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, चौथा विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, और NEP 2020 इसी कार्य को कर रही है। सेमेस्टर परीक्षाओं को लागू किया गया है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण के लिए। प्रश्न नंबर 18 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है? पहला, बालक को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, दूसरा, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, तीसरा है अधिगम की कठिनाइयों व समस्याएं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, चौथा है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, मूल्यांकन बच्चों के जीवन जीने के लिए शिक्षा किस प्रकार से तैयार कर पाई है इस बात की जानकारी करना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? पहला, विद्यार्थी के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना, दूसरा, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के साथ वर्णित करना,
तीसरा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना। चौथा, जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। प्रश्न नंबर 20 है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। पहला, दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी अथवा पछतावा में भेद कर पाना। चौथा है, दूसरों के विचारों व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि प्रदर्शित करती है मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, यानी रूढ़िबद्ध धारणा के है। पहला है, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये इसके विपरीत नहीं है, ये रूढ़िबद्ध धारणा को कम करने के लिए चीज़ है। दूसरा, प्राथमिक विद्यालयी वर्षों में लड़के व लड़कियों में शारीरिक व गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। यहाँ लड़के और लड़कियों दोनों की बात कर रहा है। ये लैंगिक समानता की भावना है। लड़कों को समस्या के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। ये ऑप्शन केवल लड़कों की बात कर रहा है, यानी ये लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है, क्योंकि हमें लैंगिक समानता में लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर देने हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल समान अवसर दे रहा है। लड़के और लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समस्त सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो खाली लड़कों के लिए बात कर रहा है। यहाँ लैंगिक समानता की भावना नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है, क्रियात्मक अनुसंधान में पहला, क्रियात्मक अनुसंधान उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित है। दूसरा है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। तीसरा, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उसका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा समस्या से संबंधित होता है। जहाँ समस्या होगी वहाँ क्रियात्मक अनुसंधान होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। क्रियात्मक अनुसंधान का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षक प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है। यहाँ भी नहीं वाला प्रश्न है, यानी नकारात्मक प्रश्न। पहला ऑप्शन है, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। दूसरा, बैठने की लचीली व्यवस्था है। तीसरा, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। चौथा है, विद्यार्थी का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये इससे सहमति नहीं रखता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग आयु और अलग अलग योग्यता के होते हैं और उनमें विकास भी भिन्न भिन्न तरीके से होता है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। दूसरा, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बच नहीं सकता। चौथा, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। ये कथन गलत है। प्रारंभिक जीवन के नकारात्मक घटनाओं को प्रभाव से बचा जा सकता है,
लेकिन ये ऑप्शन नहीं बोल रहा है, यानी सी ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? पहला है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। तीसरा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। ये कथन गलत है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं, बल्कि नहीं होते, यानी सी गलत दे रखा है। विकास के संभाव्य खतरे होते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। दूसरा, अधिगम को सुगम बनाने व ग्रेड न प्रदान करना। तीसरा, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव करता है। चौथा, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है, इसका पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 27 है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज यहाँ खरगोश होगा। खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। पहला है प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का। दूसरा, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। तीसरा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का। चौथा, इनमें से सभी का। इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन बी है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। अभी कुछ देर पहले प्रश्न आया था जहां बच्चा बिजली से डरता है और यहाँ राजू खरगोश से डर रहा है। प्रश्न नंबर 28 है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की अस्थिकाओं को प्रभावित करता है। दूसरा है, यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। तीसरा, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। यह कद को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। कुपोषण बच्चों के बाद के जीवन को नहीं बल्कि शुरुआती जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क के अस्थिकाओं को प्रभावित करता है। ये कथन गलत दे रखा है। ये बाद के जीवन को प्रभावित नहीं करता बल्कि प्रारंभ के जीवन को प्रभावित करता है। यह बालक की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। ये सही कथन है। बालक निराश एवं आशंकित रहता है। ये भी सही कथन है। यह कद को प्रभावित करता है। ये भी सही कथन है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? पहला, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। दूसरा है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। तीसरा है, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रभावित का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। चौथा, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बी कथन गलत दे रखा है। यह अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि नहीं कर पाते। ये कथन गलत है। बच्चे तीव्र गति से वृद्धि कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाते। दूसरा, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। चौथा है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाते। मानव विकास बहुत सारी चीज़ों का परिणाम है। अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है बिना टाइम वेस्ट के, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि आप अपना समय वेस्ट करें। अगर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एग्ज़ाम तक आपके लिए सुपर फास्ट प्रैक्टिस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।